Hi guys, good evening everyone. Today we are going to study chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance. Okay, and this is a class 12th book of NCERT. Right? So here we will start this chapter from scratch. शुरू से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और ये आपको हर एक वर्ड टू वर्ड हम स्टार्ट करेंगे, वर्ड टू वर्ड हम पढ़ेंगे. अब इसमें जो भी चीज़ ऐसी होगी जो इम्पॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में या यू डोंट नीड टू रीड इट अगेन, तो वो मैं आपको बताती चलूँगी. ईच एंड एवरी वर्ड आई विल रीड सो दैट you won't be like you don't need to read it again, okay, from yourself, because sometimes we feel very lazy कि हमें लगता है कि यार इसको पढ़ना है, अब उसको पढ़ना है, इसको छोड़ देते हैं. फिर बैक ऑफ द माइंड ये भी चलता रहता है कि इज़ देयर समथिंग इम्पॉर्टेंट, अ सिंगल लाइन, अ सिंगल वर्ड. सो दैट थिंग विल नॉट हैपन विद यू, दैट आई एम assuring you. So let's start. In the previous chapter, you have learned the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern. तो इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने मेंडल्स के लॉ सब पढ़े हैं. तो जेनेटिक बेसिस और इनहेरिटेंस के बारे में सारे पैटर्न जितने भी लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो पैटर्न्स की बातें करें. को डोमिनेंस एंड इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, वो सब कुछ आपने पढ़ लिया है. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. अब मेंडल के टाइम पे जो नेचर था फैक्टर्स का, जो रेगुलेट करते थे इनहेरिटेंस के पैटर्न को, क्लियर नहीं था. ये फैक्टर्स वर्ड जो है मेंडल ने यूज़ किया था, फैक्टर वर्ड मेंडल ने यूज़ किया था जीन्स के लिए. आज जिसे हम जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने उन्हें फैक्टर्स बोला था. तो उस टाइम पे ये फैक्टर्स का पैटर्न कैसे, इनहेरिटेंस को कैसे रेगुलेशन कैसे हो रहा है, वो प्रॉपरली जो उसको क्लियर नहीं था. ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स, उसके कई सालों बाद मेंडल ने तो अपनी जो थी करके बुक पब्लिश कर दी थी, लेकिन उसको रिकग्निशन बहुत बाद में मिला. समझ लीजिए कि 100 सालों बाद आया है वो चीज़. कार्ल कॉरेंस फिर उन्होंने वापस से उस चीज़ को पब्लिश किया. पूरे एक्सपेरिमेंट्स को उनके प्रूव करने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर से किया. उन्होंने देखा कि वॉट एवर मेंडल हैड सेड दैट वाज ट्रू, तो उन्होंने फिर उसको पब्लिश किया 3 लॉस के नाम से. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन नामों से उन्होंने उनके लॉस को जब पब्लिश किया, उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला और आज हम इन्हें जो है पढ़ते हैं. ओके, तो कई सौ साल बाद नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल was investigated, culminated in the realization that DNA is the genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल जो था जिसे इन्वेस्टिगेट किया गया, तो फिर रियलाइजेशन हुआ, फिर पता चला कि जो हमारा इनहेरिटेंस जो हो रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो DNA है. एंड फुल फॉर्म ऑफ DNA इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. और ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए. अब उन्होंने ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि DNA जेनेटिक मटेरियल कुछ ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू ऑल नो, वायरस में जेनेटिक मटेरियल DNA नहीं होता है, वहाँ RNA भी हो सकता है. जो RNA वायरसेस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है. ओके, सो इन क्लास 11th you have learned that nucleic acids are polymers of nucleotide. क्लास 11th में आपने पढ़ लिया है कि न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं. ये सब चीज़ भी हम अभी पढ़ेंगे कि क्या है न्यूक्लिक एसिड और क्या है न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA and ribonucleic acid RNA are the 2 types of nucleic acid found in the living system. DNA और RNA ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड है. अगर आपको देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड सब्सटेंसेस है, केमिकल सब्सटेंसेस समझ लीजिए, और वो 2 टाइप के होते हैं. एक टाइप का DNA और एक RNA. और ये सारे लिविंग सिस्टम में मिलते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब में DNA और RNA मिलता है. DNA जेनेटिक मटेरियल का काम करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में. RNA 2 जेनेटिक मटेरियल का काम सिर्फ कुछ वायरसेस में करता है. और इसके अलावा जिन जैसे वायरसेस में तो ये जेनेटिक मटेरियल है, और बाकी जो मोस्टली बचे जिनमें DNA जेनेटिक मटेरियल है, उन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में RNA का काम मैसेजर का होता है.
और भी बहुत से फंक्शन होते हैं, 3 टाइप का आरएनए होता है, mRNA, tRNA, rRNA, और इनका जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट mRNA होता है जिसका काम मैसेंजर का होता है। RNA हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल, सी जो मैंने कहा वो लिखा हुआ है, इट फंक्शन एज अडेप्टर, स्ट्रक्चर एंड इन सम केसेस एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो ये जो अडेप्टर है ये tRNA अडेप्टर का काम करता है। ओके, rRNA आपका स्ट्रक्चरल का काम करेगा जिस पर आपका वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और कुछ केसेस में ये कैटालिटिक मॉलिक्यूल का काम करता है, तो वहाँ पर आप राइबोजाइम से समझ सकते हैं। कैटालिटिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि एंजाइम की तरह काम करता है, और आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइम की तरह काम करता है वो आरएनए मॉलिक्यूल है राइबोजाइम। इन क्लास 11th यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लास 11th में आपने न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर भी पढ़ ली है। वो मोनोमर्स होते हैं और मोनोमर्स यूनिट लिंक होकर पॉलीमर बनाते हैं, और यही पॉलीमर जो है न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making RNA and DNA, the genetic code that determine the sequences of amino acids in proteins, the process of photosynthesis, translation and elementary basis of their regulation। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है। ओके, मीन्स डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना इज रेप्लिकेशन, और यू कैन से डुप्लीकेशन। द प्रोसेस ऑफ और डीएनए बन गया, डीएनए से डीएनए बन गया रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। अब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और सीक्वेंस में और ट्रांसक्रिप्शन से आपके बाद होता है ट्रांसलेशन का, यानी आरएनए से प्रोटीन बनना, और प्रोटीन बनती है आपके सीक्वेंस में एमिनो एसिड जो है वो लगते हैं, तो वो डिटरमाइन होता है एक जेनेटिक कोड की वजह से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर ट्रांसलेशन, और उसके बाद इनका रेगुलेशन भी, क्योंकि ऑब्वियसली कैसे ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो हमारे प्रोसेस है वो रेगुलेट हो रहे हैं और प्रॉपरली चल रहे हैं, कहाँ कब कितना होना है, कब स्टॉप होना है, ये काम आता है रेगुलेशन में। इंक्रीज और डिक्रीज करना, वेन एवर देर इज़ अ नीड देन डीएनए विल रेप्लिकेट, देन डीएनए विल देन ट्रांसक्रिप्शन विल अकर, देन ट्रांसलेशन विल अकर, so that would be regulated. Okay, so this regulation we will also study in this chapter. So in this paragraph only this thing is there, and I think that you don't need to read it at all. Okay, again, because इतना ही इसमें काफ़ी है, जो मेन काम है वो आपका चैप्टर में अंदर है। So here we will complete this paragraph first. The determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set in a new era of genomics। अब जो है ह्यूमन जीनोम का, जीनोम बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम, नॉट ओनली ह्यूमन, ह्यूमन में प्रेजेंट है तो उसे ह्यूमन जीनोम बोल रहे हैं। जीनोम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ जीन्स जितना आपके में प्रेजेंट है वो हो गया आपका जीनोम। ठीक है, तो ह्यूमन के जीनोम की भी सीक्वेंसिंग कर दी गई है, तो पता है कि आपका पूरा हमारे में कितने जीन हैं, कितने नंबर ऑफ़ जीन्स हैं, उनका सीक्वेंस भी, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उनका पता चल गया है, और ये पूरा हो चुका है। और ये काम किस में किया है? जीनोमिक्स, जिसे स्टडी ऑफ बायोलॉजी है, ये भी उसी में हुआ है। In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed। अब ये ह्यूमन जीनोम को जो सीक्वेंस किया गया है, जो जीन्स हैं उनका सीक्वेंस पता लगाया गया, तो उसकी ज़रूरत क्या थी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या नतीजे निकलेंगे इस चीज़ के, वो सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक, लेटेस्ट की मतलब क्या उससे प्रॉज एंड कॉन्स, क्या प्रॉफिट होंगे, क्या लॉसेस होंगे, क्या कैसे बेनिफिशियल है, तो वो सब चीज़ें भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन दी एंड। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय आवर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम। पूरे लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल जो है डीएनए, उसकी स्ट्रक्चर को समझ के हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं, दैट इज़ डीएनए। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है? डीएनए, जिसकी स्ट्रक्चर आप अभी पढ़ने वाले हैं। In the subsequent sections, we will understand that why it is the most abundant genetic material। और उसके बाद फिर आप ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो है जेनेटिक मटेरियल ये ही प्रेजेंट क्यों होता है, और इसका आरएनए के साथ रिलेशनशिप, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।